नमस्ते। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर के साथ। तो जिन लोगों को मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर के बारे में नहीं पता है तो ये जेई मेंस स्पेसिफिक चैप्टर है, मतलब कि ये जेई एडवांस्ड के सिलेबस में नहीं है। तो ऑलमोस्ट सर्टेन रहता है कि इससे एक क्वेश्चन जो है जेई मेंस में हर पेपर में आएगा ही। ठीक है, हर पेपर में ऑलमोस्ट सर्टेन रहता है कि इससे आता ही है। तो और ये चैप्टर का खास बात क्या है कि इसमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो उतने ज़्यादा नहीं है। जैसे अभी तक हम लोगों ने जैसे वेक्टर पढ़ा, 3D पढ़ा, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और उनमें से एक क्वेश्चन वेक्टर से आएगा, एक क्वेश्चन 3D से आएगा, या फिर हो सकता है कि दो क्वेश्चन 3D से आ जाए। लेकिन एक क्वेश्चन मैथमेटिकल स्टेट रीजनिंग से जो है वो आना ही है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है कि ये चैप्टर पर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो और फिर ऑलमोस्ट गारंटी रहता है कि 4 मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब हो सकता है कि ना बने, लेकिन ऑलमोस्ट श्योर रहता है कि इससे जो है बन जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ कि ये चैप्टर को एकदम लास्ट में छोड़ा जाए और लास्ट में जाके करें, उससे अच्छा है कि अभी इसको टैकल कर लिया जाए। क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है फील्ड डेवलप करने के लिए, कि इसमें जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, फिर अलग अलग जो लॉजिकल कनेक्टिव्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए कैसे ऑपरेट करना है, थोड़ा सा टाइम लगता है फील्ड डेवलप करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग समझ लेंगे। और फिर आपको एज एन असाइनमेंट एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें कि सारा ये 2019-20 ये सब का जेई मेंस का क्वेश्चंस रहेगा। तो वो आप लोग ट्राई करोगे और फिर अगले वीडियोस में या फिर पीडीएफ अटैच कर दूंगा जिसमें कि हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग का जो फंडामेंटल चीज़ है वो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे कि मैं बोल दूँ 2+2=5। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा फॉल्स है। मतलब 2+2 5 नहीं होता है, 2+2 4 होता है। फॉल्स स्टेटमेंट है लेकिन हमेशा फॉल्स है। ठीक है, लेकिन अगर मैं जैसे x+2=5 बोल दूँ, तो इसमें तो अब x के ऊपर डिपेंड करेगा कि x का वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से ये ट्रू या फॉल्स होगा, है ना। तो ये जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो जो भी स्टेटमेंट या तो हमेशा ट्रू रहे या तो हमेशा फॉल्स रहे, तो उनको हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा है जो कि कभी ट्रू हो सकता है, कभी ट्रू कभी फॉल्स हो सकता है, तो इस टाइप का अगर एम्बिग्यूटी है तो फिर उसको हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे ये है कि इन 2003 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज अ वुमन। तो अगर गूगल पर जाके सर्च करोगे तो 2003 में प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि ये हमेशा फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, तो इसको जो हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोल सकते हैं। अब दूसरा जैसे ये है कि वुमेन आर मोर इंटेलिजेंट देन मैन। तो फिर ये डिपेंड करता है कि वुमेन कौन बोल रहे हो, ठीक है, मैन कौन बोल रहे हो। तो जैसे सोनम कपूर ले लो वुमेन, और मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो उस केस में ये ट्रू रहेगा कि मैन आर इंटेलिजेंट देन वुमेन। लेकिन फिर उसके बाद वुमेन ले लो कल्पना चावला और मैन ले लो और अर्नब गोस्वामी, तो उस केस में फिर फॉल्स, उस केस में फिर वुमेन इंटेलिजेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है कि कौन वुमेन है, कौन मैन है। ठीक है, और पर्सपेक्टिव क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सब सारा चीज़। तो इसको जो है हम लोग एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट इफ़ इट इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, दोनों नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 2+2=4। तो ये ट्रू है और ट्रू मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि हमेशा ट्रू रहता है। 2+2=5 तो वो फॉल्स है, लेकिन फिर भी वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्योंकि वो हमेशा फॉल्स रहेगा। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज़ पॉजिटिव, तो ये भी सही है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, सही है। द सम ऑफ x एंड y इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसमें तो डिपेंड करेगा कि x का क्या वैल्यू है, y का क्या वैल्यू है ना। तो इसको जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कभी ट्रू हो सकता है, कभी फॉल्स हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ x एंड y। फिर टुमारो इज़ फ्राइडे, तो डिपेंड करेगा कि आज क्या है ना। तो ये कभी फॉल्स होगा, कभी ट्रू होगा, तो इसको जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। तो ये जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हम लोग लिख रहे हैं, तो इसको जनरली हम लोग ये स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, P, Q, R इस टाइप से। जैसे कि ये एक स्टेटमेंट हो गया तो इसको हम लोग P लिख देंगे। ठीक है, कि P इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर P 2+2=4, इसको Q लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे ये सिंपल स्टेटमेंट्स हम लोगों ने देखा है, तो एक दो सिंपल स्टेटमेंट्स को लेके, मतलब दो सिंपल स्टेटमेंट्स को लेके या फिर दो से भी ज़्यादा, तो वो स्टेटमेंट्स को लेके आप जोड़ दो।
ठीक है। तो जोड़ने के बाद जो स्टेटमेंट बनेगा उसको हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। और जो ये सिंपल स्टेटमेंट जिनको जोड़ के बनाया जा रहा है कंपाउंड स्टेटमेंट, उन स्टेटमेंट्स को हम लोग कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये एक एग्जांपल है कि 7 इज़ बोथ ऑड एंड प्राइम नंबर। तो इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, एक क्या है कि 7 इज़ एन ऑड नंबर, है ना, तो ये एक स्टेटमेंट है। और फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है, 7 इज़ एन ऑड नंबर, एक हो गया। और फिर दूसरा है 7 इज़ प्राइम नंबर, ठीक है। और ये दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के जो है हम लोगों ने ये कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया, ठीक है। और जोड़ा कैसे हम लोगों ने, एंड यूज़ करके, 7 इज़ बोथ एन ऑड नंबर एंड अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये एंड को जो है लॉजिकल कनेक्टिव कहते हैं, ये कनेक्ट कर रहा है दो कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज़ मेड अप ऑफ 2 or more statements. In this case each statement is called a component statement, ठीक है। तो ये component statement हो गया, ये component statement हो गया, और ये दोनों जोड़ के हम लोगों ने एक compound statement बना दिया। वैसे ही और एक एग्जांपल, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब और विद द वायरिंग, ठीक है। तो इसमें दो स्टेटमेंट्स क्या हैं, एक क्या है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब, ठीक है। तो ये एक कंपोनेंट स्टेटमेंट हो गया, और दूसरा हो गया देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द वायरिंग, ये दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट हो गया। और दोनों को हम लोगों ने कैसे जोड़ा है, ये और लेके, ठीक है। तो इसी को हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। और फिर ये जोड़ने वाला जो कनेक्टिव्स हैं उसको हम लोग लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। जैसे 7 इज़ बोथ ऑड एंड प्राइम नंबर, तो ये एंड जो है वो एक लॉजिकल कनेक्टिव हो गया। फिर यहाँ पर और जो है वो लॉजिकल कनेक्टिव हो गया। तो लॉजिकल कनेक्टिव आर यूज टू जॉइन टू सिंपल स्टेटमेंट्स, जिसको कंपोनेंट स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, टू गेट अ कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब ये अलग अलग लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या क्या है हमारे पास, एक पहला है और, फिर है एंड। ये जो नॉट है इसको मैंने अलग कलर में इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये इसके लिए जो है ये दो स्टेटमेंट्स होना ज़रूरी नहीं है। जैसे और के लिए क्या होता है कि दो स्टेटमेंट्स है और फिर दोनों को कनेक्ट कर रहा है, एंड जो है वो भी दो को कनेक्ट करता है। फिर बाकी जो है इफ़ देन करेंगे, इसमें भी दो को कनेक्ट करता है, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ भी। लेकिन ये नॉट जो है ये बस एक सिंगल स्टेटमेंट का पर ये काम कर सकता है। जैसे 7 इज़ अ प्राइम नंबर और उसका नेगेशन कर देंगे तो फिर 7 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये जो ये यूनरी ऑपरेटर कह सकते हो कि एक ही स्टेटमेंट पर काम कर सकता है ये नॉट। और बाकी जितने भी हैं और एंड इफ़ देन इफ़ एंड ओनली इफ़, तो ये जो है दो स्टेटमेंट्स पर काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला और है, और इसको सिंबल में हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, कि ये और है, ठीक है। और इसको बोलते क्या है, डिसजंक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है, डिसजंक्शन। और फिर और एक टाइप, मतलब और दो टाइप के और होते हैं, एक इंक्लूसिव और होता है, एक फिर एक्सक्लूसिव और होता है, उसको इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बाद में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। लेकिन जनरली जो है ये इसी टाइप का यूज़ होता है, ठीक है, इंक्लूसिव और ये। फिर उसके बाद एंड है, एंड को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये कंजंक्शन हो गया। फिर उसके बाद ये नॉट हो गया, नेगेशन, तो नेगेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद इफ़ समथिंग हैपन्स देन समथिंग एल्स हैपन्स, ठीक है। तो इफ़ देन वाला जो है ये इम्प्लीकेशन, मतलब कि इफ़ पी देन क्यू, तो ये इम्प्लाई कर रहा है, पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। तो इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से, और कहते हैं इसको इम्प्लीकेशन, ठीक है। और फिर इम्प्लीकेशन अगर दोनों साइड है, मतलब इफ़ पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, तब फिर उसको जो है हम लोग डबल इम्प्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया कि पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है। और इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ या फिर IFF से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब अलग अलग लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं और इसके बारे में जो है हम लोग अभी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट एक आता है ट्रूथ टेबल, ठीक है। ट्रूथ टेबल का मतलब क्या है कि एक मेरे पास कंपाउंड स्टेटमेंट है ना, मान लो कि जैसे ये मेरा कंपाउंड स्टेटमेंट है, ठीक है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि इसके कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं, मतलब दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स को मिला के हम एक कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे हैं, है ना। तो ये P क्या है, Q और R, ठीक है। तो ये Q और R मिला के जो है हम लोगों ने यहाँ पर P बना दिया, है ना। तो ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अब ट्रूथ टेबल का मतलब क्या होता है कि जब ये कंपोनेंट स्टेटमेंट्स जो हैं या तो ट्रू होंगे, है ना, या तो दोनों ट्रू हैं, या फिर एक ट्रू है एक फॉल्स है, या फिर एक फॉल्स है एक ट्रू है, फिर या फिर दोनों फॉल्स है, ठीक है। तो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स क्या है उसके हिसाब से हमारा जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट है वो क्या होगा, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग ट्रूथ टेबल कहते हैं,
ठीक है। तो जैसे देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब और विद द वायरिंग, ठीक है, तो एक हमारा क्या हो गया क्यू। तो देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बल्ब मतलब बल्ब के साथ कुछ खराबी है, वो ट्रू है, ठीक है। और फिर देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द वायरिंग, तो इस केस में क्या है, बल्ब के साथ भी खराबी है, वायरिंग के साथ भी खराबी है, तो फिर ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गया, है ना। या तो बल्ब के साथ खराबी है या तो वायरिंग के साथ खराबी है। फिर दूसरे केस में क्या है कि बल्ब के साथ खराबी है लेकिन ये वायरिंग के साथ कुछ भी खराबी नहीं है, ठीक है। तब भी ये ट्रू होगा क्योंकि इसने बोला कि या तो बल्ब के साथ खराबी या तो वायरिंग के साथ खराबी। फिर यहाँ पर क्या है कि बल्ब के साथ कोई ख़राबी नहीं है, फॉल्स, है ना, लेकिन वायरिंग के साथ खराबी है, तब भी ये ट्रू है क्योंकि इसने बोल रहा है कि या तो बल्ब के साथ या तो वायरिंग के साथ, तो कोई भी दोनों में से एक के साथ खराबी है, तो ये ट्रू है। अब लास्ट वाले में क्या है कि ना तो बल्ब के साथ कोई ख़राबी है ना तो वायरिंग के साथ कोई ख़राबी है, दोनों फॉल्स हैं। तो इस केस में हम लोग बोल रहे हैं कि या तो बल्ब के साथ खराबी है या तो वायरिंग के साथ खराबी है, तो फिर दोनों फॉल्स है, तब फिर ये जो है फॉल्स लेंगे, ठीक है। तो इसी को जो है हम लोग ट्रुथ टेबल कहते हैं। ट्रुथ टेबल ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज जस्ट ट्रूथ वैल्यू अंडर डिफरेंट पॉसिबल केसेज ऑफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। तो कंपोनेंट स्टेटमेंट जो भी ट्रूथ फॉल्स जो भी ले रहा है, तो उसके हिसाब से जो भी हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट का हो रहा है ट्रूथ या फॉल्स, तो ये जो रिप्रेजेंट करता है इसी को हम लोग ट्रुथ टेबल कहते हैं, ठीक है। तो अब जितने भी हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स थे, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या ट्रुथ टेबल बनता है वो हम लोग देखते हैं। तो जैसे मान लो कि मेरे पास दो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं, एक P है एक Q है, ठीक है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन हम लोगों ने ले लिया। तो P या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, है ना। Q या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, 2 स्क्वायर, है ना। मतलब कि ये या तो ट्रू या तो फॉल्स, ये या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो दोनों के पास दो ऑप्शंस हैं, तो 2 स्क्वायर 4। तो एक बार दोनों ट्रू, एक बार ये ट्रू फिर ये फॉल्स, फिर एक बार ये फॉल्स ये ट्रू, फिर एक बार फिर दोनों फॉल्स, ठीक है। तो अब P और Q क्या बोलता है कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तब फिर ये ट्रू हो जाए, है ना। दोनों में से कोई भी एक ट्रू या फिर दोनों भी ट्रू हो जाए तब भी ये ट्रू, ठीक है। तो ये अगर ट्रू है, ये अगर ट्रू है तो दोनों ट्रू है तब भी ये ट्रू, ठीक है। ये अगर ट्रू है ये फॉल्स है तो दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया तो ये ट्रू है। ये फॉल्स है ये ट्रू है तो एक ट्रू हो गया तो ये ट्रू। अगर दोनों फॉल्स है ये तभी फॉल्स होगा, ठीक है। तो इसको जो है एज एन एडिशन सोच सकते हो, जैसे ट्रू को 1 सोचो, है ना, फॉल्स को 0 सोचो, तो ये 1 है ये 1 है, तो 1 + 1 2, तो ये फिर से ट्रू हो गया। 1 + 0 1 तो ट्रू हो गया। 0 + 1 1 तो फिर ये 1 हो गया। 0 + 0 0 तो फिर ये उस टाइप से। और सेट थ्योरी में इसको यूनियन टाइप से सोच सकते हो, ठीक है, या तो ए या तो बी या तो फिर दोनों, ठीक है, उस टाइप से यूनियन टाइप से सोच सकते हो। फिर P एंड Q, तो एंड Q में क्या होगा कि दोनों को ट्रू होना पड़ेगा साथ में, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स है तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है। इसको मल्टीप्लिकेशन की तरह सोच सकते हैं कि 1 है तो 1 × 1 1 हो गया, 1 × 0 0 हो गया, 0 × 1 0 0 × 0 0, ठीक है। और सेट थ्योरी में इसको इंटरसेक्शन वाला सोच सकते हैं, A एंड B, ठीक है। तो दोनों को ट्रू होना पड़ेगा। नेगेशन ऑफ P का मतलब क्या हुआ कि P का उल्टा, तो P ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, P ट्रू है तो ये फॉल्स, P फॉल्स है तो ये ट्रू, P फॉल्स है तो ये ट्रू, ठीक है। तो ये नेगेशन ऑफ P हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अब इंटरेस्टिंग केस पे, P इम्प्लाइज Q, ठीक है। तो इसको पहले देख लेते हैं कि ये फॉल्स कब होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर P सही है तब Q को भी सही होना पड़ेगा, है ना। इफ़ P देन Q। तो अगर मान लो कि P मेरा ट्रू है और Q फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तब ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉल्स तभी होगा जब ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है P वो ट्रू होना पड़ेगा और फिर ये दूसरा वाला जो है वो फॉल्स होना पड़ेगा। मतलब P ट्रू है और Q अगर फॉल्स है तब फिर ये जो है ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे केसेस में जो है ये ट्रू होगा, ठीक है। तो इसको स्टूडेंट को समझने में या फिर दिमाग में रखने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि P अगर फॉल्स है तब फिर Q फॉल्स हो या ट्रू हो उससे मतलब नहीं है ना। क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ़ P, ठीक है, इफ़ स्काई विल फॉल डाउन आई विल बी द रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ, ठीक है। तो वो भी ट्रू है क्योंकि स्काई गिरेगा ही नहीं, है ना। तो वो मतलब P अगर फॉल्स है तब फिर Q या तो फॉल्स हो या तो ट्रू हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। P अगर ट्रू है तब हम लोग देखेंगे कि Q ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो P अगर ट्रू है ना, और Q जो है वो फॉल्स है,
ठीक है, पी अगर ट्रू है और क्यू फॉल्स है तभी ये वाला फॉल्स होगा, बाकी सारे केसेस में ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस टाइप से सोच सकते हो कि कभी भी इस टाइप से है कि पी इम्प्लाइज क्यू, तो पी जब ट्रू होगा और क्यू फॉल्स होगा तभी ये फॉल्स होगा, बाकी सारे केसेस में ये ट्रू होगा। ठीक है, और अगर क्यू इम्प्लाइज पी रहता तो फिर जब क्यू ट्रू रहता और पी फॉल्स रहता, ठीक है, तो उस टाइम पर वो फॉल्स रहता। ठीक है, तो उस टाइप से इसको सोच सकते हो। तो दिमाग में बस इसको सेट कर लो कि पी इम्प्लाइज क्यू दिया हुआ है, मतलब कि इफ़ पी इज़ ट्रू एंड क्यू इज़ फॉल्स, तब उस केस में हम लोग फॉल्स बोलेंगे इसको, बाकी सारे केसेस में इसको ट्रू बोलेंगे। अब ये लास्ट वाला जो बच गया है कि पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे हम लोग वो देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने बोला कि ये क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक है, तो पहले ट्रूथ टेबल लिख लो पी इम्प्लाइज क्यू का, फिर क्यू इम्प्लाइज पी का ट्रूथ टेबल लिख लो और फिर दोनों का एंड ले लो, है ना। तो पी इम्प्लाइज क्यू क्या होगा कि ये फॉल्स कब होगा, जब पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है ना। तो बस ये वाला जो केस है सेकंड, यहाँ पर ये फॉल्स होगा, बाकी सारे केस में ट्रू। फिर क्यू इम्प्लाइज पी, ये फॉल्स कब होगा, जब क्यू ट्रू है और पी फॉल्स है। तो क्यू ट्रू है और पी फॉल्स है ना, तब ये फॉल्स होगा, बाकी सारे केसेस में ये ट्रू होगा। ठीक है, तो अब P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, तो एंड लेना है, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू ट्रू। ठीक है, तो P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, ये जो बाई डायरेक्शनल है, ठीक है, या डबल इम्प्लीकेशन है, तो इसको कैसे सोच सकते हैं कि अगर दोनों ट्रू है तब ये ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स है तब भी ये ट्रू होगा, अगर एक ट्रू एक फॉल्स है ना, या एक फॉल्स एक ट्रू, तब ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो इस टाइप से दिमाग में रख सकते हो। अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि ये सारे चीज़ को जो है हम लोग सेट थ्योरी के टर्म्स में भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो इससे हेल्प क्या मिलता है कि जो भी ट्रूथ टेबल हम लोग बनाते हैं, तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट आ जाता है, जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हुआ है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, तो उस केस में ट्रूथ टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल बनाने से अच्छा है कि सेट थ्योरी से अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तब फिर ट्रूथ टेबल बहुत आसानी से बन जाता है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, कि सेट थ्योरी है क्या। तो सेट थ्योरी में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो बड़ा सा बॉक्स है हमारा स्क्वायर बॉक्स, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, और फिर इसके अंदर जो है हम लोग ये P और Q को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सर्कल हम लोगों ने यहाँ पर बनाया और P लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सर्कल के अंदर जो है P ट्रू होगा। ठीक है, ये सर्कल के अंदर जो है P ट्रू होगा। फिर ये Q के लिए जो सर्कल बनाया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सर्कल के अंदर Q ट्रू होगा। ठीक है, और सर्कल के बाहर Q फॉल्स होगा। वैसे ये सर्कल के अंदर P ट्रू होगा और सर्कल के बाहर जो है P फॉल्स होगा। ठीक है, और ये बाहर में P और Q दोनों फॉल्स है। ठीक है, तो ये दोनों सर्कल जो है, ये पूरा जो स्क्वायर है, इसको कितने रीजन में डिवाइड कर दिया, एक ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन है एक। ठीक है, इसको जो हम लोगों ने 1 बोल दिया। फिर ये बीच वाला रीजन है। ठीक है, इसको मैं दूसरा कलर में बना देता हूँ। ठीक है, फिर एक ये बीच वाला हो गया सेकंड रीजन। ठीक है, फिर एक ये तीसरा रीजन हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये तीसरा वाला रीजन हो गया, और फिर एक ये पूरा बाहर में, है ना, तो ये हमारा चौथा रीजन हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से जो है 4 रीजन में इसने डिवाइड कर दिया। अब ये चारों रीजन का स्पेशलिटी क्या है कि हमारा ये जो है 1, ठीक है, तो 1 में क्या है कि हमारा P ट्रू है लेकिन Q जो है वो फॉल्स है ना। तो P ट्रू है और Q जो है वो फॉल्स है, तो ये वाला जो है ये रीजन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि P जो है यहाँ पर ट्रू है और Q के बाहर है, तब फिर ये फॉल्स हो गया, है ना। फिर उसके बाद ये जो सेकंड वाला रीजन है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसके एरिया में P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है ना, दोनों में लाई करता है, तो यहाँ पर P भी ट्रू है और फिर Q भी ट्रू है, तो ये वाला जो है ये सेकंड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये वाला कौन सा हो गया कि यहाँ पर Q ट्रू है लेकिन P फॉल्स है ना, तो Q ट्रू है P फॉल्स है, तो ये तीसरा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर ये चौथे वाले में क्या है कि P भी फॉल्स है Q भी फॉल्स है, तो ये चौथे वाला रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल बनाना है, तो फिर हम लोग बस सेट थ्योरी में यहाँ पर देख लेंगे कि कौन से रीजन में वो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो वो रीजन में जाके हम लोग ट्रू लगा देंगे, बाकी सारे में हम लोग फॉल्स लगा देंगे। तो नेगेशन ऑफ P,
तो नेगेशन ऑफ पी मतलब क्या, कि पी जहाँ पर फॉल्स होगा वहाँ पर ये ट्रू होगा, ठीक है। तो पी फॉल्स कहाँ पर है, रीजन 3 एंड 4 में, तो 3 एंड 4 में जो है ये ट्रू होगा, बाकी सारे में फॉल्स होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि नेगेशन ऑफ पी जो है 3 एंड 4 में जो है ये ट्रू होगा, ठीक है। तो अगर मेरे को नेगेशन ऑफ पी का यहाँ पर ट्रूथ टेबल बनाना है तो बस मैं ये रीजन 3 में जाके ट्रू कर दूंगा, रीजन 4 में ट्रू कर दूंगा, और ये दोनों में मैं फॉल्स लगा दूंगा, ठीक है। और ये सही भी है कि यहाँ पर ट्रू है तो ये फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि क्यों ऐसे कर रहे हैं ना, ये तो सिंपली हम लोग यहाँ से बोल सकते थे, लेकिन जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन में, बहुत सारे मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट आ जाएगा, तब फिर ये सब बहुत काम आता है। तो जैसे P और Q है, तो P और Q क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनियन है ना, या तो P सही है या तो Q सही है या तो फिर दोनों सही है। तो फिर वो कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, 1 2 3 है ना, या तो P सही है या तो Q सही है या तो दोनों सही है। तो 4 को छोड़ के ये सारा रिप्रेजेंट करे, तो 1 2 3 में जो है ये P और Q ट्रू होगा। तो मैं 1 2 और ये जो 3 है यहाँ पर जाके ट्रू लगा दिया, और फिर जो ये 4 वाला रीज़न है वहाँ पर ये फॉल्स है तो फॉल्स लगा दिया। फिर P एंड Q, तो P एंड Q में क्या है, दोनों ट्रू होना चाहिए। तो कौन सा रीज़न रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड रीज़न रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो P एंड Q, तो बस यहाँ पर ये ट्रू होगा रीज़न 2 में, और फिर बाकी जगह ये जो है ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद P इम्प्लाइज Q। अब P इम्प्लाइज Q में क्या था सिचुएशन, कि ये फॉल्स कब होगा, जब P ट्रू है और Q फॉल्स है ना। तो वो कौन सा रीज़न है, वो बस ये 1 वाला रीज़न है कि P ट्रू है और Q फॉल्स है, ठीक है। तो वहाँ पर ये फॉल्स होगा, तो ये 1 रीज़न छोड़ के बाकी जितने भी रीज़न है वहाँ पर ये ट्रू होगा, है ना। तो ये 2 3 और 4 जो रीज़न है वहाँ पर ये ट्रू होगा P इम्प्लाइज Q, ठीक है। तो P इम्प्लाइज Q जो ये 2 3 4 में जो है ये ट्रू होगा, है ना। तो ट्रू लगा दिया और फिर यहाँ पर जो है फॉल्स लगा दिया, ठीक है। और फिर P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, ठीक है। तो P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, ठीक है। तो P इम्प्लाइज Q कहाँ पर सही है, 2 3 4 में है ना, ट्रू है। और फिर Q इम्प्लाइज P कहाँ पर ट्रू होगा, तो Q इम्प्लाइज P फॉल्स कहाँ पर होगा, फॉल्स होगा जहाँ पर Q ट्रू है और P फॉल्स है। तो ये 3 वाला छोड़ के बाकी सारे में जो है ये Q इम्प्लाइज P ट्रू होगा, है ना। तो 1 2 4 में ट्रू होगा। अब ये दोनों का एंड लेना है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है कि यहाँ भी 2 4 है, यहाँ भी 2 4 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन जो है 2 4 हो जाएगा। तो ये P इम्प्लाइज मतलब P डबल इम्प्लीकेशन Q क्या हो जाएगा, 2 एंड 4 में ट्रू होगा, ठीक है। तो 2 एंड 4 में ट्रू होगा और बाकी सारे में जो है ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग सेट थ्योरी यूज़ करके जो है अलग अलग स्टेटमेंट का हम लोग देख सकते हैं कहाँ पर ट्रू होगा कहाँ पर फॉल्स होगा, ठीक है। अब और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो देखते हैं। तो P इम्प्लाइज की हमारे पास कौन से रीज़न है, 2 3 4, या फिर इसको ऐसे सोच सकते हैं कि 1 छोड़ के बाकी सारा, है ना। तो नेगेशन ऑफ 1, ठीक है। या फिर नेगेशन ऑफ ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि P ट्रू है एंड Q फॉल्स है ना। तो P एंड नॉट Q, ठीक है। P एंड नॉट Q ये रीज़न 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसको नेगेशन ऑफ P एंड नॉट Q कह सकते हैं, ठीक है। अब सेट थ्योरी में एक डी मॉर्गन्स फार्मूला होता है, एक डी मॉर्गन्स लॉ होता है। वो क्या होता है कि अगर हम लोगों ने A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इस टाइप से लिखा है तो फिर हम लोग कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर अगर यूनियन है तो फिर वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर इस टाइप से A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है पूरा, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, और ये जो इंटरसेक्शन है ये यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट है सेट थ्योरी में वो यहाँ पर नेगेशन है, ठीक है। और यहाँ जो एंड है वो यहाँ पर इंटरसेक्शन है, और यहाँ पर जो और है वो यहाँ पर यूनियन है, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ P एंड नॉट Q, ठीक है। तो ये नेगेशन अंदर जाएगा तब फिर क्या हो जाएगा, ये नेगेशन ऑफ P हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये एंड जो है ये और हो जाएगा, और फिर ये आपका नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। तो फिर ये Q हो जाएगा, ठीक है। तो ये P इम्प्लाइज Q का जो है ये फॉर्मूला आ गया, इसको याद रखना है कि P इम्प्लाइज Q मतलब क्या है कि नेगेशन ऑफ P और Q, ठीक है। और फिर ये P डबल इम्प्लीकेशन Q क्या होता है कि P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। तो P इम्प्लाइज Q का फॉर्मूला क्या होगा, नेगेशन ऑफ P और Q, है ना। और फिर एंड फिर Q इम्प्लाइज P क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q और P, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया, लेकिन बस ये वाला जो है ये याद रखना है, ठीक है। तो ये सेट थ्योरी को समझ लो, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये और जो है ये 2 टाइप का और होता है, ठीक है। ये जो डिसजंक्शन और है, एक होता है इंक्लूसिव और, जो कि जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव और,
ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि इंक्लूसिव और में या तो एक ट्रू है या तो दूसरा ट्रू है या तो फिर दोनों ट्रू है। ठीक है, तो ये 1 2 3 तीनों जो रीजन है वो इंक्लूसिव और में आ जाएगा। लेकिन ये एक्सक्लूसिव और में क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू है तब फिर ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली एक ट्रू होना पड़ेगा, तो ये या तो रीजन 1 या तो रीजन 3 है ना, तो ये एक्सक्लूसिव और है। ठीक है, तो इसके बारे में बस जान लिया थोड़ा सा, लेकिन मोस्टली जो है यही यूज़ होता है। ठीक है, इंक्लूसिव और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिव और लिखा हुआ है तब फिर बस जब दोनों ट्रू होगा तब वो फॉल्स हो जाएगा, है ना, एग्जैक्टली एक ही ट्रू होना पड़ेगा। ठीक है, और फिर बहुत सारी जगह एंड के जगह जो है और वर्ड सब मिल जाएगा, सिमिलर वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस मैंने बोला कि ही इज़ गुड बट ही इज़ नॉट स्मार्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ही इज़ गुड एंड ही इज़ नॉट स्मार्ट। ठीक है, तो इस टाइप से जो है एंड की जगह पर ये सारे वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर कि बट यूज़ कर दिया, येट यूज़ कर दिया, स्टिल यूज़ कर दिया, मोर ओवर यूज़ कर दिया, लेकिन जो सेंटेंस का मीनिंग रहेगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो उस टाइप से आप लोग सोच सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग कुछ एक बार और डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि एक हम लोगों ने क्या पढ़ा, इम्प्लीकेशन, है ना, या फिर कंडीशनल। तो इसका मतलब क्या था कि इफ़ पी देन क्यू, है ना, पी इम्प्लाइज क्यू। और इसको बोलने का और क्या तरीका सब है कि पी इज़ सफिशिएंट फॉर क्यू, है ना, फिर क्यू इज़ नेसेसरी फॉर पी, मतलब कि अगर पी ट्रू है तब क्यू को ट्रू होना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं कि ये ट्रू हो। ठीक है, फिर पी ओनली इफ़ क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, तो ये सब सारे वर्ड्स जो हैं इसके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, और जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि पी इम्प्लाइज क्यू का जब भी लिखना है तो हमेशा दिमाग में ये सोचो कि पी ट्रू है और फिर क्यू जो है वो फॉल्स है, तभी ये फॉल्स होगा, बाकी सारे में ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर क्यू इम्प्लाइज पी में कि क्यू ट्रू है पी फॉल्स है, क्यू ट्रू है पी फॉल्स है, तभी ये फॉल्स होगा, बाकी सारे में ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और फिर एक फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ठीक है, तो नेगेशन ऑफ पी यहाँ से आ जाएगा, है ना, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और फिर इसका और इसका अगर और ले लोगे नेगेशन ऑफ पी और क्यू, तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, ट्रू और ट्रू ट्रू, फॉल्स और ट्रू ट्रू, तो नेगेशन ऑफ पी और क्यू। और फिर इसको अगर देखोगे पी इम्प्लाइज क्यू, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, तो दोनों सेम ही चीज़ को मतलब इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, और फिर जैसे यहाँ पर देख रहे हैं पी इम्प्लाइज क्यू इज़ नॉट इक्वल टू क्यू इम्प्लाइज पी, मतलब दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, फिर कुछ और स्पेशल चीज़ें आती हैं, उसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये स्टेटमेंट दिया है कि पी इम्प्लाइज क्यू, तो इसका मतलब क्या है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ठीक है, अब मान लो कि मेरे को ये बोला गया है कि ये जो स्टेटमेंट है पी इम्प्लाइज क्यू, इसका कन्वर्स लिखो, तो कन्वर्स क्या होता है कि क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो ये सब लिखने का मतलब क्या है कि जैसे कुछ वर्ड्स लिखा रहेगा, है ना, सेंटेंस लिखा रहेगा, इफ़ इट रेन्स देन द क्रॉप विल बी गुड। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट पी हो गया, इट रेन्स, दूसरा स्टेटमेंट हो गया द क्रॉप विल बी गुड। ठीक है, तो उसका कन्वर्स लिखना है, तो आप उसको इस टाइप से लिखो, पहले पी इम्प्लाइज क्यू, फिर क्यू इम्प्लाइज पी कर दो, फिर क्यू जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो क्यू, सो इफ़ द क्रॉप्स आर गुड देन इट विल रेन। ये सब का एग्जाम्पल देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कभी भी स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसका कन्वर्स लिखना है या फिर जो भी करना है, तो हमेशा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करो कि पी इम्प्लाइज क्यू, फिर उसका कन्वर्स क्या होगा, क्यू इम्प्लाइज पी, फिर जो भी लिखना है वो लिख दो। तो क्यू इम्प्लाइज पी को फॉर्मूला लिखेंगे तो नेगेशन ऑफ क्यू और पी, है ना, या फिर पी और नेगेशन ऑफ क्यू, और को ए और बी और ए दोनों बात सेम ही है, तो कन्वर्स लिखने बोला गया है तो ये कर सकते हैं। ठीक है, क्यू इम्प्लाइज पी। फिर अगर इन्वर्स बोला गया है तो इन्वर्स क्या होता है, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो ये सब चीज़ याद रखना है कि पी इम्प्लाइज क्यू दिया हुआ है तो उसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, क्यू इम्प्लाइज पी, उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, और इसका अगर फॉर्मूला देखेंगे तो वो क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी जो कि पी हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दोनों सेम ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो कन्वर्स बोला जाए या इन्वर्स बोला जाए तो दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, लेकिन बोलने का यहाँ पर तरीका अलग है। ठीक है, जैसे पी इम्प्लाइज क्यू है तो क्यू इम्प्लाइज पी कन्वर्स बोलेंगे, और फिर नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू उसको हम लोग इन्वर्स बोलेंगे। ठीक है, लेकिन दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। ठीक है, और फिर एक होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है कि नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी।
ठीक है। तो P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो इसका फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q, तो वो Q और नेगेशन ऑफ P, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ P और Q। तो ये देख सकते हो कि ओरिजिनल जो स्टेटमेंट है उसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये याद रखना है हम लोगों को कि अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो कन्वर्स लेना है। तो P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स क्या होगा, Q इम्प्लाइज P। P इम्प्लाइज Q का इन्वर्स क्या होगा, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, और फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, ठीक है। तो ये सारी चीज़ याद रखना है और दिमाग में ये भी रखना है कि कन्वर्स और इन्वर्स जो है इक्विवेलेंट ही है ना, फॉर्मूला के हिसाब से, और फिर ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव और जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो भी इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मान लो कि मेरे को ये दिया गया है कि इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9 देन इट इज़ डिविजिबल बाई 3, ठीक है। और इसका मेरे को कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। तो पहले देखो कि कौन से दो स्टेटमेंट्स है। तो एक ये P हो गया है ना, नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9, फिर एक ये दूसरा Q हो गया, ठीक है, कि नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। ये दोनों कॉम्पोनेंट स्टेटमेंट्स हो गए। तो ये क्या गिवन स्टेटमेंट क्या हो गया, P इम्प्लाइज Q। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है, मतलब कि नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो नेगेशन ऑफ Q क्या होगा कि नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। तो नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3 इम्प्लाइज नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9, ठीक है। तो इफ़ अ नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3 देन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9, ठीक है। नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो ये सब में पूरा दिमाग ये नहीं लगाना है कि ये मीन कर, मतलब ये सही स्टेटमेंट है कि नहीं, गलत है कि नहीं, वो सब में दिमाग खर्च नहीं करना है। बस मैथमेटिकली देखो कि P इम्प्लाइज Q ये हो गया, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव चाहिए, तो नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। तो नेगेशन ऑफ Q लिख दो यहाँ पर और फिर नेगेशन ऑफ P लिख दो यहाँ पर, ठीक है। और मान लो कि कन्वर्स लेना है, तो इफ़ अ नंबर n इज़ इवन देन n स्क्वायर इज़ इवन। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, एक ये P हो गया नंबर n इज़ इवन, और फिर एक ये दूसरा Q हो गया कि n स्क्वायर इज़ इवन। तो कन्वर्स क्या हो जाएगा, Q इम्प्लाइज P, ठीक है। तो इफ़ अ नंबर, तो Q इम्प्लाइज P ये हो जाएगा। तो इफ़ अ नंबर n स्क्वायर इज़ इवन देन n इज़ इवन, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाए, सॉरी ये कन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ये यहाँ पर कन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हम लोग डील कर सकते हैं। और फिर एक दो स्पेशल केसेस हैं, एक टोटोलॉजी करके है। तो टोटोलॉजी का मतलब क्या है कि जो स्टेटमेंट हमेशा ही ट्रू हो, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ उसके कंपोनेंट स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स है, हमेशा ट्रू अगर आएगा वैल्यू तो फिर उसको हम लोग टोटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। द कंपाउंड स्टेटमेंट्स विच आर ट्रू फॉर एनी ट्रूथ वैल्यू ऑफ देयर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड टोटोलॉजीज, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, तो P और नॉट P, ठीक है। तो और का क्या है कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए, ठीक है। तो अगर ये P ट्रू है तो ये फॉल्स है, तो कोई बात नहीं, ये ट्रू हो जाएगा। अगर P फॉल्स है तो ये नेगेशन ऑफ P जो है वो ट्रू हो जाएगा, तो फॉल्स और ट्रू ये ट्रू हो जाएगा। तो ये जो हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक है, P और नेगेशन ऑफ P ये ट्रू। तो इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है, ये टोटोलॉजी है। फिर फैलेसीज क्या है, इसका उल्टा कि हमेशा फॉल्स होगा, ठीक है। जैसे मैं P एंड ले लूँ, P एंड नेगेशन ऑफ P। तो एंड में क्या होगा कि अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। तो अगर ये P ट्रू है तो ये नेगेशन ऑफ P फॉल्स हो जाएगा, अगर P फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, तब फिर ये जो हमेशा फॉल्स होगा, ठीक है। तो P एंड नेगेशन ऑफ P जो है ये हमेशा फॉल्स होगा। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को जो है हम लोग फैलेसीज कहते हैं, ठीक है। फिर ये जो नेगेशन हम लोगों ने कहा था स्टार्टिंग में कि द डिनायल ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो न्यू दिल्ली इज़ अ सिटी, इसका अगर नेगेशन लेना है तो न्यू दिल्ली इज़ नॉट अ सिटी, ठीक है। या फिर इट इज़ फॉल्स दैट न्यू दिल्ली इज़ अ सिटी, ठीक है। या फिर इस टाइप से एवरी नेचुरल नंबर इज़ ग्रेटर देन जीरो, तब फिर इसका जो नेगेशन होगा वो होगा कि देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो इसको ऐसे भी, ये फॉर ऑल स्टेटमेंट है और फिर ये देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट। तो ये फॉर ऑल का नेगेशन जो है ये देयर एग्जिस्ट, मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और ये नेगेशन ऑफ P करेंगे तो फिर से P आ जाएगा, है ना। जैसे P है ट्रू फॉल्स, नेगेशन ऑफ P फॉल्स ट्रू, फिर इसका फिर से नेगेशन ले लो तो ट्रू फॉल्स, ठीक है। और ये सब सारा चीज़ और ज़्यादा सेंस बनेगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जेईई मेंस के, ठीक है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि ये सारे स्टेटमेंट्स के अलजेब्रा, ठीक है। और अलजेब्रा में सबसे इंपॉर्टेंट है ये डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो सेट थ्योरी के हिसाब से क्या है डी मॉर्गन्स लॉ कि अगर A और B इस टाइप से लिखा हुआ है पूरा का कॉम्प्लीमेंट, तो फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ पर B कॉम्प्लीमेंट, और ये जो और है ये इंटरसेक्शन बन जाएगा,
ठीक है। और फिर अगर ये लिखा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तब फिर ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो इधर से इधर भी जा सकते हैं और इधर से इधर भी, है ना। तो ये दोनों में सोच सकते हो इस टाइप से कि अगर कॉम्प्लीमेंट है तो सेपरेट कर दिया तो फिर ये साइन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों अलग है, दोनों को अंदर साथ में कर लिया तो ये साइन फिर से यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट है उसको नेगेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर जो ये यूनियन है उसको और से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फिर ये अगर जाएगा अंदर, है ना, इक्विवेलेंट है ये, तो नेगेशन ऑफ पी, फिर ये और जो है एंड हो जाएगा, है ना, और फिर नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, और फिर यहाँ पर नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू जो है ये क्या हो जाएगा कि नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद और एक जो हम लोगों ने ये देखा था कि पी इम्प्लाइज क्यू का फॉर्मूला क्या है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर ये डबल इम्प्लीकेशन जो है, तो ये क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक है, तो पी इम्प्लाइज क्यू क्या हो जाता है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू और पी। ठीक है, तो ये वाला याद रखना कि पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू मतलब पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक है, बाकी फिर ये सब जनरल टाइप का ये है कि जैसे नेगेशन ऑफ पी कर देंगे तो वो फिर से पी आ जाएगा। नेगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स, नेगेशन ऑफ फॉल्स जो है वो ट्रू। ठीक है, कौन सा लॉ का नाम क्या है वो याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस कहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं वो याद रखना है। फिर ये वाला है कि पी और क्यू और तो ये ब्रैकेट को हम लोग इधर भी कर सकते हैं, है ना, पी और क्यू और आर। ठीक है, फिर पी एंड क्यू एंड आर, तो फिर पी एंड क्यू एंड आर। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव कि पी और क्यू एंड आर जो है, तो पी और क्यू एंड पी और आर, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पी और क्यू एंड पी और आर। ठीक है, और फिर इस साइड भी आपको आना जानना चाहिए। ठीक है, कि अगर पी और क्यू एंड पी और आर दिया है तब फिर इसको हम लोग पी और क्यू एंड आर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर पी एंड क्यू और आर, तो फिर पी एंड क्यू और पी एंड आर। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब कि पी और क्यू, पी और आर, और फिर ये एंड बीच में आ जाता है यहाँ पर, पी एंड क्यू, पी एंड आर, और फिर ये जो और है ये बीच में आ जाता है। ठीक है, फिर पी और नेगेशन ऑफ पी, तो ये ट्रू होगा हमेशा, है ना, या तो पी ट्रू है या तो नेगेशन ऑफ पी ट्रू है। ठीक है, तो ये ट्रू रहेगा। फिर पी एंड नेगेशन ऑफ पी, ये हमेशा फॉल्स होगा। पी और फॉल्स, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर पी ट्रू है तब फिर ये ट्रू हो जाएगा, अगर पी फॉल्स है तब ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट है पी लिखने का, पी और फॉल्स जो है ये पी के इक्विवेलेंट है। पी और ट्रू, तो और ट्रू, तो और के साथ एक ट्रू आ गया तो ये हमेशा ट्रू ही होगा, तो पी और ट्रू जो है वो हमेशा ट्रू ही होगा। पी एंड फॉल्स, तो एंड के साथ एक फॉल्स आ गया तो ये हमेशा फॉल्स ही होगा, है ना। और फिर पी एंड ट्रू, तो फिर जब पी ट्रू होगा तब ये ट्रू होगा, जब पी फॉल्स होगा, जब ये फॉल्स होगा तो ये इक्विवेलेंट हो गया पी के। ठीक है, फिर एक ये है एब्जॉर्प्शन लॉ। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर ये पी है, यहाँ पर भी पी है, पी और पी एंड क्यू, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा पी के। तो इसको सेट थ्योरी के हिसाब से सोच सकते हो कि ये मेरा पी है, ये मेरा क्यू है, तो फिर पी एंड क्यू मतलब ये वाला हो गया इंटरसेक्शन वाला, और फिर या तो पी या तो पी एंड क्यू, पी और पी एंड क्यू, तो ये एक मतलब ये पूरा पी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर पी एंड पी और क्यू, ठीक है, तो पी और क्यू तो ये पूरा हो जाएगा, है ना, और फिर पी के साथ इंटरसेक्शन, तो फिर ये पी बन जाएगा। ठीक है, तो इसको एब्जॉर्प्शन लॉ कहते हैं कि यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है ना, और फिर यहाँ पर और है, ये एंड है। ठीक है, यहाँ पर एंड है, ये और है, तो फिर ये सेट थ्योरी के हिसाब से सोच सकते हैं। ठीक है, फिर पी और पी जो है वो इक्विवेलेंट टू पी है, पी एंड पी इक्विवेलेंट टू पी है। फिर पी और क्यू को क्यू और पी लिख सकते हैं, पी एंड क्यू को क्यू एंड पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो एल्जेब्रा हैं इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये डी मॉर्गन्स है। फिर ये वाला जो फार्मूला है पी इम्प्लाइज क्यू, इसका फार्मूला है। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और फिर ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं प्रॉब्लम सेट अटैच कर दूंगा एज अ पीडीएफ। ठीक है, तो आप लोगों का काम रहेगा कि वो सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करना है। फिर हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में या फिर मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा सोल्यूशन का। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के नाम पे इतना ही था। ठीक है, अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमेशा दो टाइप का ऑप्शन रहेगा।
एक ये रहेगा कि आप अलजेब्रा यूज़ करके सॉल्व करो उसको, या फिर दूसरा रहेगा सेट थ्योरी के हिसाब से सॉल्व कर लो। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरी के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट होता है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए 2019 2020 जितने भी जेई मेंस के क्वेश्चन हैं ये सब सारा हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर और ज़्यादा समझ में आएगा।